अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है डाटा कलेक्शन पर और थोड़ी सी लंबी होगी। इसमें केस रिपोर्ट भी आपको सारी तकरीबन आउटलाइन और उसकी चीज़ें बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे। ये है हमारे पास एक लिखी लिखाई केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट मेनली मेडिकल के स्टूडेंट्स का ही काम है। दूसरे प्री मेडिकल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी इजी हो जाती है और जो थर्ड ईयर में आ गए हैं उनके लिए और इजी, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री टेकिंग वगैरह पढ़ ली होती है, तो वार्ड्स में जा रहे होते हैं, तो बाकियों के लिए भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम केस प्रेजेंटेशन से। ये केस हिस्ट्री है, जो पेशेंट है जिसके ऊपर हमने जो हिस्ट्री पेशेंट की है उसके ऊपर हमने केस रिपोर्ट लिखनी है। केस रिपोर्ट लिखते क्यों हैं? क्योंकि जब भी कोई यूनिक केस आता है, फॉर एग्जांपल जी, डायबिटीज़ का पेशेंट आया है लेकिन उसको साथ कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है जो पहले रिपोर्ट नहीं हुआ हुआ डायबिटीज़ के साथ, तो एक केस रिपोर्ट बन सकती है उस पर। तो इस तरह यूनिकनेस थोड़ी बहुत होती है किसी केस में, तभी वो रिपोर्ट होता है। क्योंकि रिसर्च हम जब भी करते हैं तो हमने अपनी रिसर्च का फ़ायदा बताना होता है। तो अक्सर क्लाइंट्स लिखी लिखाई ये हमें केस हिस्ट्री देते हैं, थोड़ा सा हम उसे मॉडिफाई करते हैं इसके पैटर्न में। वरना कुछ क्लाइंट्स हैं वो ना रैंडम सारी पिक्चर्स और सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स लेके शेयर कर देते हैं क्लाइंट्स होते हैं पेशेंट्स की। तो वो पिक्चर्स का ये होता है कि आप उन पिक्चर्स को जाके गूगल पे जाएं, उधर लिखें इमेज टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट लिख के वहाँ इमेज डाल के, मतलब ये सॉफ्टवेयर हैं। एक मिनट में नेट कनेक्ट कर लूँ। इमेज हम बात कर रहे थे। इमेज वो जो भी देते हैं तो हम इमेज टू टेक्स्ट इस तरह इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी, ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये सारे इधर इमेज डाल के वो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे जो उसके अंदर लिखा हुआ होगा। ये इस तरह ईजी होता है, वरना खुद देख के लिखना टाइम लग जाता है। उसके बाद हम उसको थोड़ा समराइज़ वगैरह, चैट जीपीटी का नाम अगर आपने सुना है, नहीं सुना तो सुन लें, सुना है तो ठीक है। चैट जीपीटी पे डाल के ना उसे कहते हैं कि इसे केस प्रेजेंटेशन के तौर पे लिख दे, तो वो अच्छा समराइज़ कर देता है। मतलब जो भी, अगर ये तब की बात है अगर क्लाइंट ने आपको सही हिस्ट्री लिखी हुई ना दी हो, वरना अक्सर क्लाइंट सही हिस्ट्री लिखी हुई देते हैं। तो ये मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मेन जो हिस्ट्री लिखी हुई देते हैं पेशेंट की, उसके चार पांच पार्ट्स होते हैं, पांच। पहली लाइन तो ये होती है कि जब पेशेंट आया था तो उसकी कितने साल का था, मेल था या फीमेल था, नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना। और वो उसको तब क्या हो रहा था जब वो हॉस्पिटल एंटर हुआ, प्रेजेंटेड विद का वो लफ्ज़ आएगा यहाँ। और उसको क्या क्या हो रहा था, जैसे इसको प्यूरोराइटिस वगैरह हुआ था। और उससे अगली बातें हमने उसकी पास हिस्ट्री की करनी है कि उसकी पास हिस्ट्री क्या थी। पास हिस्ट्री, पास हिस्ट्री के बाद हमने उसका करना है फिजिकल एग्जामिनेशन की बातें, कि डॉक्टर ने जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो उसमें क्या चीज़ें हैं। ये पोलीआर्थराइटिस नोडोजा का केस है, तो क्यूटेनियस हुई हुई है, तो क्यूटेनियस वही रैशेस वगैरह हैं उसके आर्म लेग्स पर। तो उसके फिजिकल में ये आ गया, फिजिकल जो चेकअप हुआ उसका, जिसे हम जीपी भी कहते हैं, जनरल फिजिकल, जो भी। तो उसके बाद लैब टेस्ट, लैब टेस्ट हमने एक पैराग्राफ में लिख देना है, जो उसकी लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स होंगी। अक्सर क्लाइंट्स ने लैब टेस्ट की बेतहाशा रिपोर्ट शेयर कर देते हैं, तो वो ये तरीका है कि चैट जीपीटी में डाल के उन्हें समराइज करवा लिया जाए और पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लिया जाए। उसके बाद इमेजेस देते हैं। इमेजेस जो हैं ये हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक अलहदा वीडियो बन सकती है। एक इकट्ठा हम इनको उधर भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट का आपने नाम सुना होगा वहाँ पर, और वैसे अभी मोबाइल में भी कोलैज बन जाते हैं, तो ये कोलैज बना सकते हैं हम, और साथ डिस्क्रिप्शन। अब इमेज जब हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके पुट की है उसके डॉक्यूमेंट से, तो यहाँ हम अक्सर लोग मैनुअली नीचे लिख देते हैं, तो आप इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन का ये है कि
आप बाद में टेबल ऑफ फिगर्स बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, तो वो बाद में आपको बताऊंगा। तो ऐसे इंसर्ट फिगर करके उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और इस तरह ना फिगर्स की नंबरिंग ऑटोमेटिकली सही आती जाती है। उसके बाद उसके मैनेजमेंट है कि क्या ट्रीटमेंट हुई पेशेंट की, ये सारा कुछ क्लाइंट्स लिखा हुआ देता है। क्या प्रेजेंट इलनेस जो पेशेंट आएगा क्या हुआ था, उसके बाद उसकी पास हिस्ट्री, उसके बाद उसका फिजिकल, लेबॉर्ट्री, एंड देन उसकी ट्रीटमेंट, ये लिखा हुआ देता है। तो उसके साथ वो यूनिक बात भी, केस वो अक्सर क्लाइंट खुलता है था कि ये यूनिकनेस है, या केस पढ़ के थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि क्या यूनिकनेस है। तो हम इंट्रोडक्शन उसके बाद लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम, जैसे पॉलीआर्डिटिस नोडोजा का केस है, तो इंट्रोडक्शन हम आ, अब बात करते हैं डाटा कलेक्शन की। तो मेनली जो डाटा कलेक्शन है, जो मेडिकल की डाटा कलेक्शन है, उसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट्स हैं NCBI ETC। मैं बताता हूँ आपको, जैसे पॉलीआर्डिटिस नोडोजा का केस है, तो हम पॉलीआर्डिटिस नोडोजा लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ गई हैं ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स, लेकिन ये हैं इंफॉर्मेटिव वेबसाइट जो आम आवाम के लिए होती हैं, मतलब इनमें यू वही का इस्तेमाल हुआ होता है। हमने यहाँ से अक्सर हम यहाँ से डाटा नहीं उठाते। इससे अच्छा हम चले जाते हैं, आगे लिखते हैं NCBI। तो जो ये आर्टिकल्स आ रहे हैं इनमें अच्छा डाटा लिखा होता है, जैसे नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं मेडिकल के लिए। NCBI इसी का ही नाम है, दूसरा नाम है एक किस्म का। और रिसर्च गेट, साइंस डायरेक्ट, आपको एकेडमिक डाटा, और दूसरा डाटा हिंदवाई, ये ऐसे जर्नल हैं जिनका डाटा अच्छा होता है, एकेडमिक डाटा होता है, इंफॉर्मेटिव डाटा नहीं होता जो हम उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये उठा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पोलियाडाइटिस नोडोजा के केस ही, एक तो ये पोलियाडाइटिस नोडोजा हमने ऐसे सर्च कर ली, ये उसकी चीज़ें लिखी हुई आ गई। उसके बाद हम इसके केस रिपोर्ट ही निकाल लेते हैं। हमारा क्योंकि क्यूटेनियस प्रेजेंटेशन थी, हम क्यूटेनियस पोलियाडाइटिस नोडोजा के केस रिपोर्ट निकालते हैं। तो सिमिलर केस रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं, उनमें थोड़ी बहुत यूनिकनेस और होगी, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होगी। तो हम अपने मतलब की बातें वहाँ से, ख़ास तौर पर हम इंट्रोडक्शन तो उठा ही सकते हैं। तो हम यहाँ से भी इंट्रोडक्शन अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम उठा लेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है जी, उसकी डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स वगैरह, रिस्क फैक्टर्स वगैरह। अच्छा, यहाँ एक बात और है कि अगर कुछ जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स वो होते हैं जहाँ हम पब्लिकेशन करते हैं। कुछ जर्नल्स ये होते हैं कि वो कम वर्ड्स कहते हैं केस रिपोर्ट के, तो मतलब 1-2 पेजेस की केस रिपोर्ट चाहिए, तो उधर हम कम डाटा डालते हैं। कुछ जर्नल होते हैं वो कहते हैं 2000-2500 वर्ड्स की केस रिपोर्ट चाहिए, तो उधर हम फिर इंट्रोडक्शन बड़ा कर देते हैं। इसमें सिम्टम, इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स, इसके रिस्क फैक्टर्स डिजीज़ के, इसके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वगैरह ना डाल देते हैं। इधर भी हमने डेफिनेशन, सिम्टम्स और इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स थोड़े बहुत डालें। आखिरी लाइन हमने ये लिखनी होती है कि हम कौन सा केस प्रेजेंट करें। यहाँ नहीं लिखी हुई, इस केस में लिखी हुई, लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं कि वो एयर वी आर प्रेजेंटिंग अ केस ऑफ पोलियाडाइटिस नोडोजा विद क्यूटेनियस सिम्टम्स। ये क्यूटेनियस सिम्टम्स है इसकी यूनिक बात है, लेकिन इसकी यूनिक बात एक और है, वो बताता हूँ आपको बाद में। तो यहाँ हम वो लाइन लिख सकते हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन के एंड में। हमने डाटा तो उठा लिया, अब जहाँ जहाँ से हमने डाटा उठाना है वहाँ वहाँ का हमने रेफरेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से डाटा उठाया, यहाँ से ये हमने उठाया। अब अगर हम सारा डाटा यहीं से उठाते हैं तो यहाँ जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं, हम इनको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस देना। ये 1 और 2, ये रेफरेंसेस ही दिए हुए हैं, ये जो हैं 1, ये ये जो हैं। तो यहाँ से हम नीचे आके इसके ही आर्टिकल्स खोल के, जैसे ये 1 है तो 1 खोल के उसको हम कॉपी करके यहाँ खोल के, ये देख रहे हैं साइंस डायरेक्ट आया है। तो ये अच्छी वेबसाइट्स हैं। यहाँ हम इसका रेफरेंस रेफरेंस मैंने पहले की पहले वीडियो बना दी है कि रेफरेंस कैसे ऐड करना, तो यहाँ ये रेफरेंस इसका ऐड कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर हम ज़्यादा डाटा नहीं उठा रहे, कोई एक आधी बात उठा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं, इसी आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं। अगर मेंडले ना चल रहा हो तो आपने रिफ्रेश कर लेना है, चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये ज़हन में रखना है कि आपने हमेशा जर्नल का रेफरेंस, जैसे ये ना, ये एक वेबसाइट खुल गई है, वेबसाइट का रेफरेंस अक्सर जर्नल रिक्वायर नहीं करते, तो आपने जर्नल का रेफरेंस देना है। जैसे ये जर्नल है, जर्नल से ही डाटा उठाना है और जर्नल से ही रेफरेंस देना है। खुल जाए यार। जैसे ये जर्नल की पहचान ये है कि नीचे आथर्स के नेम और इस तरह आ रहा होगा, यहाँ से ऐड कर लेना है। और यहाँ आगे जब अगर अपने रेफरेंस देना है तो यहाँ सिंक्रोनाइज कर लेना है। ये पहले रेफरेंसेस कुछ हुए हैं ऐड, तो यहाँ सिंक्रोनाइज ऐड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ आके दे देना है। वो मैंने आपको उसमें भी तरीका बताया है, यहाँ इंसर्ट साइटेशन करके ढूंढ के एंटर कर देना है, वो हो जाएगा। और ये जो वहाँ बात रह गई तो ये थी कि यहाँ से रेफरेंसिंग के स्टाइल चेंज हो सकते हैं। जो मोस्टली यूज रेफरेंसेस हैं वो एपीए का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन, अक्सर ये यूज़ होता है। वरना हार्वर्ड यूज़ होता है, आई ट्रिपल यूज़ होता है, वैनक्यूवर यूज़ होता है, ये सारे स्टाइल्स हैं, एएम स्टाइल यूज़ होता है। तो इस तरह रेफरेंसेस देते जाते हैं, जहाँ जहाँ से डाटा उठाते हैं वहाँ वहाँ के रेफरेंसेस देते जाते होते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद डिस्कशन में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाली बात नहीं करते, हम थोड़ा बहुत उसकी एपिडेमियोलॉजी वगैरह लिखते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है कि प्रेवलेंस क्या है डिजीज़ की, ये वो। तो प्रेवलेंस वगैरह भी हमें ना, जो मैंने पहले आपको आर्टिकल खोल के दिखाया था एनसीबीआई का, यहाँ प्रेवलेंस एपिडेमियोलॉजी लिखी मिल जाती है। बाकी जो हम केस रिपोर्ट्स खोलेंगे, मैंने तो एक खोली थी ना, तो इसके अलावा और भी इससे मिलती जुलती केस रिपोर्ट्स हैं, जैसे ये है, ये खोलेंगे, इनके अंदर भी वो बातें लिखी हुई होंगी जो हमें चाहिए होंगी, तो हम वो उठा लेते होते हैं। जैसे ये यहाँ फीमेल रेशो लिखी हुई है, परसेंटेज लिखी हुई है। वैसे ये गट इन्वॉल्वमेंट है, गट इन्वॉल्वमेंट हमारे केस में नहीं है, तो हम ये बात नहीं उठाएंगे, वरना उठा लेते हैं। तो इस तरह ना हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और भी केसेस खोलेंगे ना तो उनमें बातें मिल जाएंगी जो हमने अपने केस के रिलेटेड उठानी होंगी। उसके बाद उसके बाद हम ये परसेंटेजेस वगैरह मैंने ऐड की हुई हैं कि कितने परसेंट लोग स्किन मैनिफेस्टेशन के साथ ऐड होते हैं, और कितने लोग इसमें सर्वाइवल क्या है, ये परसेंटेजेस वगैरह ऐड कर लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ हम ये बनाते हैं डिस्कशन में ये लिखते हैं। उसके बाद इस केस की यूनिक बात ये थी कि इसका ना डायग्नोस्टिक फीचर है बायोप्सी करवाना। तो बायोप्सी इस पेशेंट की नेगेटिव आ गई थी, और इसकी एंटीबॉडीज चेक किए जाती हैं, एएनसी है, वो भी नेगेटिव आ गए थे। हालांकि पेशेंट को डिजीज़ थी, लेकिन वो शुरू में 2018 में नेगेटिव आ गई थी। यही इस केस की यूनिक बात है कि पेशेंट को डिजीज़ थी फिर भी नेगेटिव आ सकता है। तो उसके बाद दोबारा बायोप्सी वगैरह हुई, तो फिर उन्होंने 2019 में कंफर्म किया कि वाकई पेशेंट को डिजीज़ है। तो ये बात इसकी वो थी, यूनिक बात है जिसकी वजह से केस रिपोर्ट हो रहा है कि, और नेगेटिव बायोप्सी भी आ सकती है पैन पॉलीहेपेटाइटिस नोडोजल के पेशेंट में। उसके बाद हमने इसकी सिम्टम्स लिखी, ये बात हमने लिखी कि ये हो सकता है। हमने अब डिस्कशन में क्या करते जाना होता है कि हमने स्टैंडर्ड बातें करते जाना है, और उसके साथ हमने पेशेंट्स की बातें करते जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिखेंगे कि हम इसके डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो हम डाटा यहाँ से उठा लेंगे। जैसे यहाँ डायग्नोसिस के में डाटा लिखा होगा इवेल्युएशन में कि क्या क्या हम कर सकते हैं, बल्कि यहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस से भी पहले। तो यहाँ से और किसी और जगह से हम डाटा उठा सकते हैं कि डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं इसका पैन का। तो हम डायग्नोस उधर भी यही लिखा होगा कि बायोप्सी वगैरह और एएनसी वगैरह हम चेक करते हैं। तो हम अपने पेशेंट का भी लिखेंगे कि हमने क्या किया था पेशेंट के साथ, हमने भी यही दो काम ही किए थे। उसके बाद हम क्यूटेनियस हम सिम्टम्स लिखेंगे जो यूजुअली होती हैं, लिटरेचर में लिखी हुई हैं। और फिर हम अपने पेशेंट के साथ कंपेयर करेंगे कि हमारे पेशेंट में
कौन कौन सी सिम्टम्स थी, कौन कौन सी नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ पे केस रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वो पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया लिखा हुआ है कि ये होती हैं यूरोप में। लेकिन हमारे पेशेंट में हम ये कहेंगे कि हमारे पेशेंट में पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया थे, पॉलीफेजिया नहीं था। तो इस तरह ना हम कंपैरिजन करते जाते हैं अपने केस का लिटरेचर के साथ, और अगर कोई सिमिलर केस पहले भी रिपोर्ट हुआ है तो उसको भी हम इधर लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सिमिलर सिम्टम्स का केस पहले भी रिपोर्ट हुआ डिस्कशन में ये चीज़ भी आ सकती है। उसके बाद हम डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट वैसे क्या है जो पैन का यूजुअली है, जैसे ये लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ पैन टिपिकली इन्वॉल्व इम्यूनोप्रेसिव एजेंट्स वगैरह, और हमने क्या दिए पेशेंट को, वो हम लिखेंगे कि हमारे पेशेंट को हमने क्या दिया। तो इस तरह कंपैरिजन डिस्कशन में चलता है, यही कंपैरिजन ही डिस्कशन का नाम है। और जो यूनिक बात होगी, जैसे इसमें तो नेगेटिव बायोप्सी वगैरह थी, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है पीछे। अगर कोई यूनिक बात आ रही है तो उसका कोई अगर मैकेनिज्म लिटरेचर में लिखा हुआ है तो वो भी हम डिस्कशन में ऐड कर सकते हैं। इसका एक आसान जुगाड़ तरीका ये है कि आप ना पूरा केस चैट जीपीटी में डाल के, जैसे ये केस है मेरे पास, ये केस आप कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल के इसे कहें राइट केस रिपोर्ट ऑन इट, तो ये ना केस रिपोर्ट लिख देगा। जैसे ये थोड़ा सा वो कर रहा है, तो केस रिपोर्ट ये लिख देगा। उसके बाद आपने ना जो डिस्कशन इसकी लिखी हुई होगी उसमें अपना एडिशन करते जाना है। इसकी इसकी चंद बातें डिस्कशन में अच्छी होंगी, वो वाली बातें होंगी कि पेशेंट्स में ये इसने थोड़ा सा लिखा है ना, आप इसको कह सकते हैं राइट ओनली डिस्कशन पार्ट। तो ये ओनली डिस्कशन पार्ट भी आप इसका लिख देगा। जब ये लिखेगा तो ये बहुत सारी बातें ना अच्छे वाली कर लेगा कि ये हुआ था पेशेंट के साथ, ये हुआ था, लेकिन ये जो मैंने बातें बताई हैं वो अक्सर ये मिस करेगा। तो वो आपने बातें डाल देनी है जो जो यहाँ से अच्छा लगे, कि जो ये क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है पेशेंट के, तो वो आपने यहाँ से उठा लेनी। सारा यहाँ से नहीं उठाना, ये गलती कभी नहीं करनी। और जो जो यहाँ से उठाना है उसको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो ये और मेन चीज़ जो बाद में कंक्लूजन है, कंक्लूजन में हम लिखते हैं टेक अवे मैसेज। डिस्कशन तो हमारी हो गई, कंक्लूजन में हम लिखते हैं टेक अवे मैसेज। जैसे इसमें ये था कि डायग्नोस्टिक चैलेंजेस आए हुए थे, पेशेंट को डिजीज़ थी भी, देन भी वो बायोप्सी नेगेटिव आ रही थी और वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट डिले हुआ और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। तो ये टेक अवे मैसेज लिखते हैं हम कंक्लूजन में। और एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो तो होता ही समरी है कि पहली लाइन इंट्रोडक्शन की कि ये डिजीज़ है क्या, फिर 2-3 लाइनें केस की कि केस क्या था, उसके बाद वही ट्रीटमेंट क्या हुई, और उसके बाद वही टेक अवे मैसेज की एक लाइन कि ये केस क्या हाईलाइट करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट सीधी सीधी समरी होता है। तो ये है एक केस रिपोर्ट, बड़ी जल्दी जल्दी मैंने रिव्यू कर दिया। तो ये मेन लिखने का तरीका है। उसके बाद रेफरेंसेस आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे साथ साथ डालने हैं। हाँ, अब डाटा तो उठा लिया, डाटा उठा लिया तो ये तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि क्योंकि अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो ऐसे, एक तो जो कॉपी पेस्ट करेंगे अगर वो हम वैसे ही भेज देंगे तो वो पकड़ा जाएगा कि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ, खुद नहीं लिखा हुआ। तो इसको कहते हैं प्लेजरिज्म आना। और ये प्लेजरिज्म खुद कभी चेक नहीं करना आपने, अनपेड वेबसाइट से करना भी है तो टर्निटिन या कॉपी एस्केप से करना है बस, ये किसी से करवा लेना है, वो पेड वेबसाइट है, वरना नहीं करना। और इसको ये प्लेजरिज्म रिमूव कैसे करना है, स्टैंडर्ड तरीका तो ये होता है कि आपने जो कॉपी किया है उसको अपने अल्फाज में खुद लिखो बैठ के। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसका एक जुगाड़ होता है कि आपने जो कॉपी की है, फॉर एग्जांपल ये कॉपी किया आपने, तो आप यहाँ से दोबारा कॉपी करेंगे, मार्क करके कंट्रोल सी करेंगे। उसके बाद इधर आएंगे, एक वेबसाइट है क्विल बोल्ट, यहाँ आप उसे पेस्ट करेंगे।
यहाँ उसे पैराफ्रेज कर देंगे। ओहो, मतलब जो भी है यहाँ आप उसे पेस्ट करेंगे, यहाँ उसे पैराफ्रेज कर लेंगे। ये अभी मेरा प्रीमियम एक्टिवेट नहीं हो रहा, मैंने वैसे प्रीमियम लिया हुआ। तो ये आपके पास ऐसे ही होगा, और 125 वर्ड्स की यहाँ आपको लिमिट होगी जिनके पास प्रीमियम नहीं है। तो यहाँ ये पैराफ्रेज हो जाएगा, यहाँ आप कॉपी करेंगे दोबारा और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। देखें वो चेंज हो गया, लिखा हुआ ही चेंज हो गया। तो यूँ आपने पैराफ्रेजिंग कर लेनी है और इस तरह प्लेज ख़त्म हो जाता है। थोड़ा बहुत रहता है वो, जब आपको प्लेज रिपोर्ट अगर 20% से ज़्यादा होगी तो फिर आप जो बहुत लाइनें हाईलाइट हुई हुई आ रही होंगी जो प्लेज रिपोर्ट आपको देगा, वो अपने अपने हैंड से कर लेना है। ठीक, ये हो गई आपकी पैराफ्रेजिंग। उसके बाद और क्या रह गया? हाँ, प्लेज रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। प्लेज रिपोर्ट होगी ऐसी, जहाँ जब प्लेज होगा, जो जो आपने कॉपी किया होगा वो ऐसे आ जाएगा। जो जो जहाँ जहाँ ज़्यादा कॉपी किया होगा वो आपने दोबारा रिफ्रेश कर लेना या खुद लिख लेना। जैसे इसमें ये जो हाईलाइट चीज़ें आ रही हैं, ये सारी ऐसे समझ लें कि प्लेज आ रहा है, आपने कॉपी किया हो। ठीक है। ये है केस रिपोर्ट, ये है मेडिकल के लोगों के लिए मेनली काम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।